अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हर तरफ बजट की बातें हो रही हैं। हमने सोचा थोड़ा फ्लेवर चेंज करें और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, खासकर फ़लस्तीनियों के मामले के ऊपर, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख रहे होंगे, आप हर जगह खबरें सुन रहे होंगे, इस कितने गंभीर सूरत हाल है वहाँ पर, ख़ास तौर पर एड को लेकर। ऐसे में क्या हल है इस सारे तनाज़े का? मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ ऑप्शंस तो फ्लोट होती ही हैं और दो रियासती हल इसमें सबसे माकूल तजवीज़ समझी जाती है। इसी सिलसिले में अमरीकी सफ़ीर बराए इसराइल हैं, उनका बयान सामने आया है। वो माइक हक भी हैं, वो कहते हैं कि अमरीका अब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हदफ का पीछा नहीं कर रहा और मज़ीद इसको वाज़े किया कि जो दूसरे किसी मुस्लिम मुल्क में फ़लस्तीनियों को पनाह दे देनी चाहिए, अगर फ़लस्तीनी रियासत कायम ही करनी है तो दूसरे किसी मुल्क में जाके कर लें। अब ये बड़ा तशवीशनाक बयान भी और अहम बयान भी, इसी को आज हमने ज़रा मौजू बनाना है। ये पहली बार नहीं है कि बात हुई हो। आपको पता है ट्रंप ने भी जब एक बयान दिया वाइट हाउस के अंदर बैठे हुए, तो उन्होंने इस बात के ऊपर ज़रा सी इशारा किया या नज़र डाली। उन्होंने कहा कि उनकी राय में कहीं और ये जो फ़लस्तीनी हैं उनको सेटल किया जा सकता है। ज़रा इसके ऊपर अमरीकी पॉलिसी क्या है उसको भी अपने तज्ज़ियाकारों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो ना हाँ कर रहा है अमेरिका ना। आज दफ्तर ख़ारजा की जब ब्रीफिंग हो रही थी, उनसे सवाल हुआ तो बड़े दबे अल्फाज में कहा तो कि सफ़ीर की ज़ाती राय है, लेकिन कैटेगोरिकली मना भी नहीं किया कि इस सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल जी, आपको पता है एक बड़ी अहम एक कॉन्फ्रेंस होनी है यूएन के अंदर इसी महीने में 17 से 20 जून, जहां पर फ़लस्तीन के दो रियासती हल के ऊपर बात होनी है। सऊदीया ने और फ्रांस ने इस चीज़ को बैक किया हुआ है। इससे एक उम्मीद बन पड़ी थी कि शायद कुछ मुस्तकबिल करीब में हल निकल सकता है, और ख़ासकर दो रियासती हल इस मसले का। क्या ये जो स्टेटमेंट आई है ये क्या इशारा करती है? क्या इससे ये अख़ज़ किया जाए कि दो रियासती हल या फ़लस्तीन के मामले का हल मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसके इम्कानात कम हो गए हैं? इसी से शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, आप बताइएगा, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर वैसे भी, और फिर ऑब्वियसली फ़लस्तीन के और इसराइल के मामले को लेकर उसके दरमियान में स्टेटमेंट आना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस एम्बेसडर का आप जिक्र कर रही हैं, ये फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं। जर्नलिस्ट इस सेंस में है कि ये फॉक्स न्यूज़ पर प्रोग्राम भी करते थे, पहले ये पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं, और इससे बढ़कर ये बात है कि ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, कि ये ओवरऑल इसराइल का जो एक राइट है एक स्टेट का, उसको तस्लीम करते हैं। और सिर्फ इधर तक नहीं है, वो ये भी समझते हैं, उनकी जो एक ओवरऑल सोच है वो यहूदियों की तरह वो समझते हैं कि जो वेस्ट बैंक है, इधर इनकी दो को पुरानी यानी कि कदीम ज़माने में को दो इधर किंगडम्स मौजूद थी, जूडिया और समारिया, तो लिहाजा इधर भी उनका राइट बनता है। और ये इनकी जो अप्रोच है और जो ओवरऑल जो कंजर्वेटिव यहूदी हैं, इनकी अप्रोच बहुत मिलती जुलती है। आज उन्होंने उसका इजहार किया है। ये पहले बड़े वोकल किस्म के क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, ये जो एम्बेसडर हैं। आई डोंट नो कि शायद यही वजह हो कि इनको एम्बेसडर भी इसलिए लगाया गया हो। उनकी बात किस हद तक अहम है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो अभी नेतन्याहू है, नेतन्याहू भी टू स्टेट सोल्यूशन के ख़िलाफ़ है। वो यही समझता है जी कि हमारा राइट है, बाकी इनका जो फ़लस्तीनी है ये इधर हमारी राया बन के रह सकते हैं और हमारी टर्म्स पर रह सकते हैं, यानी कि इनका इधर कोई राइट नहीं है। और दूसरा, आपको पता होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पहले बयान दिया था कि गजा के एरिया में उसको एक रियल स्टेट का प्रोजेक्ट उन्होंने समझा कि इधर वो बना दिया जाए और जो फ़लस्तीनी है इनको बाकी ममालिक में भेज दिया जाए। अब उनके बयान में, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान में, तो मौजूदा सफ़ीर हैं, इनके बयान में फ़र्क यह है कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा की बात की थी, और ये जो बात कर रहे हैं हुकूबी, ये अभी जो वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं कि जो अभी जिस पर बात ही नहीं हो रही थी, अगरचे उधर यहूदी जो हैं, जो इसराइली हैं, वो कब्जा करते जा रहे हैं, उधर भी कोई लोग इतनी कोई पुरअमन या कोई रिस्पेक्टेबल लाइफ फ़लस्तीनी नहीं गुजार रहे।
तो ये एक बड़े डेंजरस है। यानी कि देखें कि अभी जो अमेरिका ने कह दिया जी कि उनका ज़ाती बयान है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की अमेरिकी इंतज़ामिया है, अगर उनको इस चीज़ पर कोई ज़्यादा इतराज़ हो तो वो सिर्फ ये कहकर नहीं छोड़ देते कि ज़ाती बयान है। और इसको एक और भी तनाज़र में आप देखें कि अभी रिसेंटली यूके, स्पेन, फ्रांस, एक दो और कंट्रीज़ ने इनके कोई 2 वज़ीर हैं जिन पर पाबंदी लगाई है, और उसको भी अमेरिका ने कंडेम किया है। तो मुझे अगरचे उसको ये भी कह लिया जाए कि उनका ज़ाती बयान है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही संजीदा लेने वाला बयान है। ये एक इसका मतलब ये है कि जो एक बिन्यामिन नेतन्याहू है उसकी तो अप्रोच पहले से थी ये कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ है। हम तो इधर बातें कर रहे होते हैं ना जी कि 2 स्टेट भी नहीं होना चाहिए, उधर फ़लस्तीनियों का होना चाहिए, उधर जो है वो 2 स्टेट को भी नहीं मान रहे। और अब जो उसकी हाँ में हाँ, अब एक अमरीकी सफ़ीर भी आके मिला रहा है। और जब इसको बनाया गया था, ये कोई ऐसा, ये तो नहीं है ना, कोई कैरियर डिप्लोमेट तो है नहीं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये ठीक है। एक स्टेट का गवर्नर भी रह चुके हैं, फिर ये फॉक्स न्यूज़ में ये प्रोग्राम भी करते आए हैं और रेडियो पे भी प्रोग्राम करते आए हैं, तो इनको आके ट्रंप ने लगाया है। तो लिहाजा उसकी कोई वजह है, उनके जो नजरियात हैं इस सफीर के, ये कोई नए नहीं है, वो इसके मामले में बहुत ज्यादा वोकल है। और तो अभी ऐसे बंदे को रिसेंटली जो लगाना जंगबंदी की ही एक करारदाद यूएन पॉलिसी में शिफ्ट थी को शो करता है। वो यूएस ने वीटो की, उससे भी एक इशारा मिलता है। बट सलीम साफ़ी साहब, एक तासुर बन गया था ना अभी जब मिडिल ईस्ट का दौरा किया ट्रंप ने, ख़ास तौर पे उसके बाद फिर कुछ बयानात ट्रंप ने इस तरह से दिए उसके बाद कि शायद ट्रंप चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, ट्रंप चाहते हैं कि अब कुछ दरमियान में मामलात हल हों। क्या ये बयानात और जिस तरह से यूएस इसको लेके चल रहा है वो इस तासुर को ज़ायल करते हैं फिर? बिल्कुल असल में एक तो ट्रंप का चाहना जो है ये भी बड़ी मुसीबत है। ट्रंप एक दिन कुछ चाहते हैं, दूसरे दिन कुछ चाहते हैं। बट यही ट्रंप था जिन्होंने इस दौरान ये बयान भी दिया कि यहाँ पे तो इस तरह की सैर सियाहत के लिए बड़ी अच्छी जगह बन सकती है। गज़ा के बारे में उन्होंने कहा। दूसरी तरफ यूएन में जो कुछ आता है तो वो उनकी तरफ से वीटो किया जाता है, इसराइल के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो। तो बाकी ममालिक को अमेरिका की तरफ से डिक्टेशन मिलती है, लेकिन इजराइल वाहिद मुल्क है जो कि अमेरिका को डिक्टेट करता है, और जो अमेरिका इजराइल की ख्वाहिश होती है वो अमेरिका की ख्वाहिश बन जाती है। खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में तो ऐसा ही होता है। तो अब पहले जो उन्होंने बात की थी, हम जिस तरह अभी उमर भाई ने कहा कि हम 2 स्टेट थ्योरी की तो बात करते हैं, और हम लेकिन उधर इजराइलियों को 2 स्टेट वो भी काबिल कबूल नहीं है, और वो चाहते हैं कि इनका यहाँ से ख़ात्मा होना चाहिए। तो कोई इस्लामी मुल्क अगर इस काबिल होता कि वो उनको खुराक नहीं पहुंचा सकता, कोई उनके एक ख़ास हद से ज़्यादा सफारती मदद नहीं कर सकता, तो आप फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क से ले जाके कहाँ पे सेटल करेंगे और कहाँ पे उनको रखेंगे? तो ये तो बिल्कुल मसले का हल नहीं है। 2 स्टेट के बारे में फिर भी कहा जा सकता है कि उसकी सूरत में भी पता नहीं कि फ़लस्तीनियों को कितनी आज़ादी मिलेगी, उनको कितना इख्तियार मिलेगा। लेकिन ये मामला इसलिए फ़लस्तीनियों के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता कि उनको अपने वतन से निकाल दिया जाए और किसी और जगह पे सेटल कर दिया जाए। लेकिन मसले का हल होना, मसले का ये हल नहीं है, क्योंकि ये जो हल पे वो पेश कर रहे हैं, ये किसी को भी जो इजराइल के हमदर्द, फ़लस्तीन के हमदर्द ममालिक है, उनको भी कबूल नहीं होगा, ख़ुद फ़लस्तीनियों को भी कबूल नहीं होगा। तो इसके अमली शक्ल में आने का तो कोई इम्कान ही नहीं है। अच्छा शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और ख़ासकर जब हम देखते हैं फ्रांस, यूके से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं जो फ़लस्तीन में चल रहा है उसके ख़िलाफ़, क्या कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो सकेगा फ़लस्तीन के इशू को सॉल्व करने के लिए या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं ना। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? वो हमदर्द है इसराइल का और मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो सपोर्ट हो, सियासी सपोर्ट हो, वेपन्स के जरिए सपोर्ट हो, अमेरिका ने वो जारी रखी हुई है। इनफैक्ट अभी आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही लास्ट वीक दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
काउंसिल में जंगबंदी के हवाले से करारदाद गई थी और उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। यानी कि तमाम मुल्क ये चाहते थे कि जंगबंदी मुस्तकिल तौर पे हो, लेकिन अमेरिका उसको बार बार वीटो कर रहा है। तो इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं कि जबर और मजालिम हो रहे हैं फ़लस्तीनियों पे गजा में, उसमें जो इजराइल का किरदार है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए। ईरान के हवाले से वो स्टेटमेंट जारी कर रहे होते हैं कि वहां पे भी आपने निशाना नहीं बनाना है और गजा में जंगबंदी उनको चाहिए। वो शायद इस चीज के हक में हो, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी रही है कि हमें किसी और की जंग में नहीं पड़ने की जरूरत है, और वो चाहते हैं कि उनको रिकग्नाइज किया जाए एक ऐसे लीडर के तौर पे जो दुनिया में जंग को खत्म कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इजराइल उनकी बात को सुनी अनसुनी कर रहे हैं। नेतन्याहू जो है वो उसी अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं जो बाइडेन के टाइम पे थी। इनफैक्ट जो सीज फायर के बाद आपने हालात देखे वो ज्यादा संगीन हो गए हैं, जिसमें कोई तफरीक नहीं की जा रही कि कौन बच्चा है, कौन औरत है, कौन हमास है या नहीं है। उनको निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो एड लेने जाते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये तो सिर्फ निशाना बनाना एक बात है, जो भूख के हालात हैं वहां पर वो हम सबके सामने एक अलविया जन्म ले रहा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों ये मुल्क जो है बराबर के शराकतदार हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? फिलहाल तो फौरी तौर पे यही है कि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसके जरिए कम से कम जो जंग बंदी है वो तो कराएं। उसके बाद ये जो सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जिसपे बेतहाशा जो है यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद है, उसके तहत फिर आप इसका हल ढूंढें। अब देखें, ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इस पर तमाम जो फलस्तीनी है उनमें भी इत्तेफाक नहीं है ना। पहले तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो तो इसके हक में है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि 1 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन जो राइट्स हैं वो बराबर के दिए जाएं। हमास 2017 में उन्होंने पहले अपनी पोजीशन चेंज की, पहले वो इसके हक में नहीं थे, वो अपना एक स्टेट मान रहे थे, लेकिन 2017 में उनकी पोजीशन चेंज हुई कि ठीक है 2 स्टेट सोल्यूशन अगर होगा भी तो वो 1967 के बॉर्डर्स पे होगा, और फिर भी वो इजराइल को एज अ स्टेट नहीं तस्लीम करेंगे। तो ये एक डिबेट काफी अरसे से चल रही है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हमें जल्दी हल नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो सिचुएशन है वो तो बिगड़ती जा रही है। और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज डिनायल जरूर आया हो या उन्होंने ये कहा हो कि उनकी जाती राय है, लेकिन अमेरिका जो इस हवाले से सोच रहा है वो भी बड़ा वाज़ेह है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके थे कि जॉर्डन चले जाएं जो गजा के लोग हैं, या वो इजिप्ट चले जाएं। वो ये भी कह रहे थे कि मैंने तो बात भी कर ली है उनसे और फिर हम उसको डेवलप करेंगे। तो ये बयान वो पहले दे चुके हैं। तो जो भी इस वक्त सोच है एग्जैक्टली ऑफिशियली नहीं पता, बट ये राय तो वहां पे पाई जाती है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जो इस्लामिक ममालिक है उन पर एक दबाव बढ़ा। उन्होंने जो है इस्लामिक ममालिक का इजलास बुलाया और ये फैसला 2-3 प्रपोजल से, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है वो फिर ये इस्लामिक मुल्क अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके वहां पे करेंगे, जिसमें लंबे चौड़े अखराजात और लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम था। बट उनके सोल्यूशन में ऑब्वियसली ये था कि जो गजा के लोग हैं उनको वहां से निकाला नहीं जाएगा। अच्छा, अमेरिका को उसके ऊपर भी तहफ्फुज़ात थे ना, उस प्लान रिहेबिलिटेशन प्लान के ऊपर भी तहफ्फुज़ात थे। अगर आपको लगता है कि क्या बाकी जो दुनिया है वो इतना दबाव डाल सकेगी किसी हल के लिए, या अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर बना सकेगी कि वो भी आमादा हो इस सोल्यूशन के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से दबाव जितना अभी है शायद वो भी अनप्रेसिडेंट है। हमने यूरोपियन ममालिक, वो भी इत्तेहादी रहे इजराइल के, उनकी तरफ से इस किस्म के बयान नहीं देखे, लेकिन अब शायद लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये नस्ल कुशी वहां पे की जा रही है और ये बाकायदा एक सोचा समझा मंसूबा है। पहले तो देखे बहुत सारे मैं पीएस मॉर्गन की मिसाल अपने 1-2 प्रोग्राम्स में देख चुका हूँ, वो बड़ा इस पे डिबेट करते थे और कहते थे कि राइट है इसराइल का कि वो 7 अक्टूबर 2024 को जो हुआ उसके बाद वो अपने आप को 2023 को जो हुआ उसको उसमें वो अपने आप को डिफेंड करें। लेकिन अब वो भी कहते हैं कि मैं गलत था और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जेनोसाइड है बाकायदा, और वहां पे बच्चों को अटैक किया जा रहा है। जो बर्तानिया में इजरायली एम्बेसडर है, बड़ा टफ इंटरव्यू उन्होंने उनका किया और बार बार एक सवाल वो करते रहे कोई 10-15 मिनट तक, क्या आप बताइए कि आपने कितने बच्चे मारे। आप नंबर दे देते हैं कि हमास के इतने लीडर्स को और इतने उनके लोगों को आपने कत्ल किया है या मारा है, तो आप बताएं बच्चे कितने मारे। कोई जवाब नहीं। तो अब वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन ममालिक में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ट्रेड कट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी देर हो चुकी है कि अब जागे तो क्या जागे, बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपनी पोजीशन ज्यादा सख्त करनी पड़ेगी। आप ये टैरिफ वगैरह तो बहुत छोटी बात है, आपको मुकम्मल तौर पे अगर आप समझते हैं कि जेनोसाइड है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। मजीद आपको कट ऑफ हर किस्म के डिप्लोमेटिक इसको इस तरह से भी ले सकते हैं ना, जो आपने जो इतनी देर आप खामोश रहे, अब उसका आपको किसी ना किसी तरह अजाला करना पड़ेगा और बड़े टफ अल्फाज में करना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अब तो एक्शन भी। मजहर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अगर समझें दुनिया एक तरफ होती है और अमेरिका खिलाफ खड़ा होता है, फिर भी अमेरिका का पलड़ा भारी रहेगा या किसी न किसी तरह से इसका हल निकाला जा सकता है? देखिए, दुनिया अमेरिका के साथ ही खड़ी होगी, ये हमारी गलत फहमी है। ये जो लिप सर्विस है ना, ये बस दिखावे की है, वरना कितने अरसे से हो रहा है।
साबरा शतीला से लेके आज तक आप देख लें हो क्या रहा है। और अभी भी ये जंगबंदी, UN के रेजोल्यूशन, सब चीज़ें एक तरफ हैं और इज़राइल के हमले एक तरफ हैं। कोई रोक सका? किसी ने कोई कार्रवाई की इसके ऊपर? माँ सिवाय अपने कोई बयान आ गया, किसी का बयान आ गया। ये जो अमरीकी सफ़ीर ने कहा है ये दरअसल अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि जब आप उनका बयान देखें ना, उनके बयान में ये नहीं कहा जा रहा कि ये मेरी ज़ाती राय है। उन्होंने कहा ये अमेरिका की पॉलिसी है, पॉलिसी का हिस्सा है, ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है। और ये जो जेनोसाइड हो रहा है ये दरअसल फ़लस्तीनियों की तकरीबन नस्लकुशी है। और ये बेसिकली और अनफॉर्चुनेटली हम पूरी दुनिया को क्या कहें, अपने इर्द गिर्द देख लेना, कौन सा इस्लामी मुल्क है जो दिलेरी से आके खड़ा हो गया? नहीं खड़ा हो सका, कोई भी नहीं खड़ा हो सका उसमें। तो इसलिए इज़राइल को तो ताकत मिल रही है और वो बिल्कुल अपने उस मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं जो मंसूबा उन्होंने पहले दिन से बनाया हुआ है। वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखेंगे, और उनको मुकम्मल तौर पे अमेरिकन ब्लेसिंग हासिल है। अमेरिकन उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते। यही सब कुछ होगा, इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि अब जो काउंटर पावर्स हैं वो तकरीबन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही हैं। ज़ाहिर है हमास ले लें, हिज़्बुल्लाह ले लें, यही दो बड़ी ताकतें थीं जो इज़राइल का मुकाबला कर रही थी। सीरिया ख़त्म हो गया, लीबिया ख़त्म हो गया, इराक़ ख़त्म हो गया। अब आपके पास कौन सी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो आके फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती हैं? नहीं खड़ी हो रही फ़लस्तीन। तो लिहाजा ये जो उनका बयान है, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिकन का कहना कि वो उनकी पर्सनल राय है, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ये अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा है और इसी तरह चलता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा उमर, क्विकली US मिडिल ईस्ट पॉलिसी को किस तरह से अफेक्ट करेगा? अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात ही कर रहे हैं तो जो अभी इजलास बुलाया गया है UN में, सऊदीया ने इनिशिएटिव लिया, उसके ऊपर अब बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी ले रहा है सऊदीया। अभी भी बात हुई जब आए हैं सदर ट्रंप सऊदीया। डू यू थिंक इसका कैपेसिटी है सऊदीया कि वो किसी ना किसी तरह से US को इंगेज कर सके इस मामले के ऊपर? देखिए, जो US कहता है ज़रूरी तो नहीं वो हर चीज़ कर सकता है। पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने गज़ा के हवाले से बात की, वो ऐसा दोबारा उन्होंने बात की नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप एक नॉइज़ क्रिएट करते हैं, आप एक मैसेज छोड़ जाते हैं, आप जो पहली दफ़ा रेजिस्टेंस होती है, नेक्स्ट टाइम लोग उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। ये भी होता है कि लोगों का इनका मकसद ये भी होता है इस तरह के फीलर छोड़ने का कि लोगों की आप ज़हन साजी करें कि वो इस एंगल पर भी सोचें। या दूसरा ये है कि वो नेगोशिएशन में वो ये सोचें नहीं कि ये तो पूरा फ़लस्तीन ही ले जाएंगे, तो बेहतर ये है कि ये जिस तरह से हमारे साथ डील करना चाहते हैं हम उस तरह से कर लें। और मेरे लिए इसके कुछ असरात आ भी रहे हैं। जो प्रेसिडेंट अब्बास हैं PLO के, उन्होंने जो हमास को कहा कि आप फाइटिंग बंद करें, तो उनको शायद उसकी वजह ये होगी कि वो खुद तो वेस्ट बैंक पे रहते हैं, तो उन्हें इस बात का भी होगा कि ये तो हमारे पास जो एक स्पेस है वो भी ऐसा श्रिंक होती जा रही है। अगर तो ये होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो ये तो एक रेडिकल शिफ्ट होगा। इसमें तो पूरा तो डिप्लोमेटिकली आपके ख्याल में किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? करेगा भी या नहीं? नहीं, क्यों नहीं करेगा? इसके बाद तो डिप्लोमेसी पूरी हैयत जो एक ताल्लुकात है उनकी नेचर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या बचेगा ओवरऑल जो? और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उससे अरब वर्ल्ड जो है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होगी। इवन अच्छा, बिकॉज मज़हर साहब ने अभी कहा कि वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो समझते हैं कि अरब दुनिया की तरफ से वो रद्द अमल भी नहीं आया, वन। दूसरा कि सिर्फ लिप सर्विस होती है, अगर होती भी है तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, ये बातें करने की है ना, ये मैं तो एक पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। उधर चूंकि उस तरह से डेमोक्रेसी है नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं वो तो अपने लोगों की पल्स चेक करते रहते हैं, नो मैटर कि उधर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जो इस तरह के इशू होते हैं, पॉपुलर इशू, आप उसकी एक मिसाल देख लें कि जब ये इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट, ये गज़ा वाला मामला शुरू हुआ है, तो उससे पहले बातें चल रही थी कि इवन कोई और भी 2-3 जो ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन इस तरह से पलटी, चेंज हुई कि उनको चीज़ें रोकनी पड़ी कि जब तक फ़लस्तीन का मसला
हल नहीं होता, हम इस मामले में इजराइल के साथ अपने को सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जो शहजाद या सलीम साफ़ी साहब आंसर करना चाहें क्वेश्चन। ये कहा जाता है कि पहले सऊदीया की शायद उस तरह से जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो सऊदीया इस पोजीशन में नहीं था स्टैंड ले सकता है। बट अब ख़ास तौर पे जो दौरा था इससे बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं और सऊदीया को इस पोजीशन में ला दिया है कि वो अब स्टैंड ले सकता है अपने मामलात के ऊपर और अमेरिका के आगे खड़ा हो सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहा है। इसमें कितना वजन है इस राय में, कितनी सच्चाई है इस राय में आपके ख्याल में? साफ़ी साहब की पहले राय जान लेते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब ने इस दौरान चीन और रूस जैसे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर दिए हैं और चीन के साथ तो खुसूसन उसकी तिजारत का हुजम बहुत बढ़ गया है। और इसी तरह कई और हवालों से भी सऊदी अरब आज़ादाना फैसले कर रहे हैं। या जिस वक्त यूएई तस्लीम कर रहा था तो उस वक्त तो अमेरिका की तरफ से दबाव ये था कि फ़ौरन सऊदी अरब भी तस्लीम करे, लेकिन सऊदी अरब ने रिजेस्ट किया। एक ये पोजीशन है कि वो माजी की तरह अब ठीक है कि वो अमेरिका के हर हुक्म की तामील नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मामला है इसमें वो अमेरिका और इजराइल का हाथ नहीं रोक सकता। पिछले कई महीनों में भी हमने देख लिया कि किसी ने उनका हाथ नहीं रोका। और नस्लकुशी की हम पहले सिर्फ जिक्र सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अमलन नस्लकुशी जो जारी उसकी शक्ल है वो हमने इस वक्त फ़लस्तीन में देख ली और देख रहे हैं। और रोज़ाना की तादाद में किसी को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया, ना बच्चों को, बिल्कुल सही ना एड, बिल्कुल सही है। और आपके ख्याल में सऊदी इसके अंदर नहीं कुछ किरदार अदा कर सकता? मैं क्विकली ज़रा टाइम कम है, शहजाद से भी इसके ऊपर ओपिनियन ले लूँ, मैं साहब से भी। शहजाद जी, मेरी भी राय ये है कि बेशक सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए होंगे, वो असले का भी ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब असरअंदाज हो सकता है अमेरिका पे टू चेंज इट्स पोजीशन ऑन गजा या इजराइल को वो दबाव में लेकर आए सऊदी अरब की वजह से, मुझे नहीं लगता। अभी ये जो जेनोसाइड की हम बात कर रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका कमेंट था, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिक्रा कहा था, क्योंकि जेनोसाइड जैसे पहले खुद हम कहते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने की यहूदियों के खिलाफ, लेकिन इस वक्त जो जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में ये कहा गया था कि दिस टाइम वी आर वाचिंग जेनोसाइड ऑन 4K। 4K टेक्नोलॉजी और टीवी की टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपके टीवी पे, आपके मोबाइल फोन्स पे आप ये बराह रास्त देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। पहले जो हुआ, जैसे भी साफी साहब ने कहा, हमने पढ़ा है उसके बारे में, हमने सुना है, ऑब्वियसली बहुत ही एक वो भी खौफनाक चीज थी। आप आज की वीडियो देख लें, एक वीडियो है जिसमें वो एड के लिए सारे के सारे फलस्तीनी नीचे खड़े हैं और ऊपर से एड नहीं आ रही। जैसे जैसी जो वीडियोज आ रही हैं, अगेन आपका दिमाग माऊफ कर देती हैं। मज़हर साहब, क्या आपको लगता है सऊदी का इन्फ्लुएंस हो सकता है? आज का सऊदी अरब मादी के सऊदी अरब से मुख्तलिफ है। एक चीज़ तो ये समझ लें, दूसरे जो मोनार्क्स हैं जी, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इजराइल से नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी अरब अपराइजिंग से है कि अरब अपराइजिंग उनके लिए थ्रेड्स बन जाते हैं। अरब स्प्रिंग इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप इजिप्ट में देख लें, इजिप्ट में क्या हुआ अल्टीमेटली उसमें। बट अभी आपने कहा ना अपने पहले तदबीर में वही नहीं कर रहे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इजराइल आगे अगर हुआ तो कर सकते, कोई भी ये आप समझ लें कि कोई भी आप देखें क्या पोजीशंस ली हैं। ठीक है, अपने उसमें उन्होंने कह दिया कि जी उस वक्त जो सिचुएशन थी हमास के अटैक के बाद, जो एक इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत से अरब ममालिक बेहतर बनाने के लिए तो वो रुक गए, लेकिन क्या वो फ़लस्तीन के साथ आके खड़े हुए? क्या वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कोई भी किसी ने कहीं कोई सैंक्शंस किसी तरीके से, क्या प्रेशर्स हैं? आप मुझे बताएं कि इजराइल पर क्या प्रेशर है? वो जब चाहता है अटैक कर देता है, जब चाहता है मार देता है। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे रोक पा रही है? अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा समेत। अनफॉर्चुनेटली इतनी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी इसका तजियाकारों में से नहीं देख रहा, मुस्तकबिल करीब में एटलीस्ट। लेकिन उमर चीमा साहब की इसके ऊपर राय ज़रा मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि मिडल ईस्ट और ख़ासकर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं अमरीका के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने के हवाले से फ़लस्तीन के ज़मन में, लेकिन बाकी जो तीनों तजियाकार हैं उससे इत्तफाक नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आपके सवालात के साथ। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, टैमी ब्रूस हैं महकमा ख़ारजा की तर्जुमान, उन्होंने ट्रंप के दौर में मसला कश्मीर के हल होने की उम्मीद जाहिर की है और सिफारती किरदार को मौसर करा दिया ट्रंप के। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, मसला कश्मीर ट्रंप हल करवा सकते हैं? देखें, एक तो ये है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि
वो जंगों का खात्मा चाहते हैं और वो मैन ऑफ पीस के तौर पर सामने आना चाहते हैं। लेकिन अमलन जो कुछ हम देख रहे हैं मसलन फ़लस्तीन के हवाले से और यूक्रेन के हवाले से, तो वो जारे की बजाय जो निशाना बने हुए लोग हैं उन पे दबाव डाल रहे हैं। मसलन इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले में वो फ़लस्तीन पे दबाव डाल रहे हैं। यहाँ देखना ये होगा कि ट्रम्प क्या वाकई सालिसी करना चाहते हैं, क्योंकि सालिसी के लिए फिर ये ज़रूरी है कि आप जारे पे ज़्यादा दबाव डालें। तो अमेरिका अगर पिछले कई दिनों से तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बहुत अच्छे बयानात आ रहे हैं। एक तो ट्रम्प बार बार ये कह रहा है कि सालिसी जंगबंदी उन्होंने करा दी है। इसी तरह उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये स्टेटमेंट आ गई। इसके अलावा उनके सेंटकॉम के सरबराह ने जो स्टेटमेंट दी है आज, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के फेवर में है। तो ये चीज़ें अभी तक तो अमेरिका से अच्छी हवाएं आ रही हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं ट्रम्प, वो मोदी को जहर लगता है। लेकिन और अगर ट्रम्प चाहे भी तो अमेरिका वो पावर है, क्योंकि हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो वो उनको दबा भी सकते हैं और वो उनको लालच भी दे सकते हैं। अगर दिल से चाहें तो मेरे ख्याल में अमेरिका में ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। अच्छा, मैं ये खतरनाक सवाल आपसे नहीं करूंगी कि क्या आपके ख्याल में अंदाज़ा लगाएंगे कि ट्रम्प दिल से चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प का दिल क्या चाहता है ये कुछ नहीं पता चलता। किसी दिन कुछ होता है, किसी दिन कुछ होता है। अभी आपने पहले भी कहा। थैंक यू सर, थैंक यू जी। ये अमेरिका का अगर इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिसी बन जाए जो ट्रम्प कह रहे हैं या जो सालिसी की बात हो रही है, और इसको तो फिर हो सकता है में, तो मेरे ख्याल में फिर वो इन दोनों ममालिक को टेबल पे बिठा सकते हैं। इसका इम्कान आपको कितना लग रहा है? इसका इम्कान आपको कितना लग रहा है कि पॉलिसी बन सकती है? नहीं, इसका इम्कान है, हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। चीमा साहब से अगला सवाल करते हैं। उमर चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जारहाना अंदाज बदला नहीं है। जयशंकर का जो रीसेंट बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी दी है। क्या दोबारा जंग का खतरा मौजूद है? जंग का खतरा मौजूद है, और भारत के अगर बस में हो तो वो हम पर अब तक हमला कर चुका होता, लेकिन उसके लिए पहले उसको अपनी फोर्सेस का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना पड़ेगा कि क्या वो इतनी सलाहियत रखते हैं। अभी तक तो वो अपने तैयारों का हिसाब नहीं दे पा रहे। दूसरा जो उन्हें एक चैलेंज आ रहा है वो एक दुनिया की तरफ से आ रहा है कि इवन जिनको वो अपना दोस्त समझते थे, जैसे रूस है, उन्होंने भी इनको कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, कोई मिसाइल वगैरह ना फेंके। अभी चूंकि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी दरमियान में इन्वॉल्व हो गए हैं, और अगर कोई वो पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वो इन अ सेंस ट्रंप जो है वो भी इसको पर्सनल लेंगे कि ये मैन के दरमियान पहले कोई सीज फायर कराया और इन्होंने दोबारा अटैक कर दिया है, तो वो फिर उन्हें अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ उनका तावन खत्म होगा, बल्कि ये जो उनके ट्रेड के मामले चल रहे हैं वो भी बड़ा बुरी तरह मुतासर होंगे। यस, हमें अलर्ट रहना चाहिए। इंडिया अगले कोई साल के अंदर ये को हरकत कर सकता है। वो मौके की तलाश में है कि वो कब कर सकता है और जो इंटरनेशनली सूरत हाल उसकी फेवर में कब जाती है। हमें अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन ये इंडिया के लिए इसकी कास्ट जो पहले पे की है उससे कहीं ज्यादा होगी। ओके, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। थोड़ी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी सवालात के साथ। वेलकम बैक। शहजाद, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 500%, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। आज उसका जवाब दिया वजीर खजाना ने, कहते हैं क्योंकि इतने सालों से, तकरीबन 9 साल से बढ़ाई नहीं गई, इसलिए वो हर साल के हिसाब से इस साल उन्होंने इकट्ठी बढ़ा दी। ये जवाब दुरुस्त है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये जवाब दुरुस्त है। एक तो देखें, एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, वो शायद आप कहें कि नहीं चंद लोग हैं तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, बट आप मैसेज दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो तनख्वाहदार तबका है वो आपको पता है कि पिसा हुआ है इस वक्त। आपने जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी सैलरी में 10% इजाफा किया, और उस पर भी मैं आता हूँ, उस पर उन्होंने क्या जवाब पेश किया था। दूसरा ये कि मिनिमम वेज 37,000 है, उसको आपने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। आपको पता है कि महंगाई पिछले 2 साल में कितनी रही है, लेकिन फिर भी कोई उस पर आपने जो है स्टेटमेंट नहीं जारी किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई तजावीज़ नहीं थी आपके बजट में इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज जो है ना, एक तो बड़ा गलत गया है। अच्छा, जहां तक सैलरीड क्लास का टैक्स वाला मामला है, वहां पे भी आपने सुना कि बिल्कुल हमने
वो तो हमारे पास जितनी गुंजाइश थी, जितनी फिजिकल स्पेस थी उसके मुताबिक किया, लेकिन आइंदा के लिए हमने एक मैसेज जरूर दे दिया है। तो अगर आपने आइंदा के लिए सैलरी क्लास को एक मैसेज दिया है तो आप फिर स्पीकर कौमी असेंबली और सेनेट चेयरमैन को भी एक मैसेज देते ना, मामूली इजाफा करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा स्पेस बढ़ती जाएगी फिर हम आपको देंगे। अच्छा, जहां सैलरी क्लास की बात हो रही थी, जो सरकारी सैलरी क्लास के लोग हैं उनकी जब तनख्वाहों के हवाले से सवाल हुआ कि 10% क्यों बढ़ाया गया है, तो उन्होंने कहा देखिए कोई ना कोई बेंचमार्क होना चाहिए, और बेंचमार्क है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर 7-8% बढ़ती है तो 10% इजाफा जस्टिफाइड है। तो अब सवाल ये उनसे बनता है कि ये जो 500% इजाफा किया गया है इसमें बेंचमार्क क्या था? अब वो कहते हैं 9 साल से नहीं बढ़ी थी। मैंने कैलकुलेशन कर ली क्योंकि उन्होंने उसका हवाला दिया था, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। उन्होंने तो 5% पे कहा था, मैं लगा लेता हूं 10% के 2016 से आप 10% इजाफा लगा ले, क्योंकि हर साल 10% तो इन्फ्लेशन नहीं होती, कभी 5 भी है, कभी 4 भी रही है, तो आप 10% लगा ले। तो 9 साल में अगर 10% का इजाफा हो ऑन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो उनकी तनख्वाह अगर 2 लाख थी ना तो वो होनी चाहिए 4.5 लाख। ठीक है, 2 लाख से होनी चाहिए 4.5 लाख। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा जी आप ये कह सकती है कि डबल से ज्यादा या एटलीस्ट तकरीबन 1.5 गुना आप कहते हैं कि बढ़ जाती है उनकी तनख्वाह, लेकिन यहाँ तो 500 गुना बढ़ गई है। तो कौन सा बेंचमार्क था या कितने से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है, किस कंपाउंडिंग रेट पे आपने उसको मल्टीप्लाई किया है कि वो 2 लाख से बढ़ के 13 लाख रुपए तक आ गई, और शायद अलाउंसेस के बाद दरमियान में कहीं एक आध महीना 35% रही थी ना इन्फ्लेशन, शायद उन्होंने उसी महीने की उठा के तो कर दियो। तो फिर शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमारे जो दौर में तो 4%, 5%, 6% भी इन्फ्लेशन रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो शायद सहाफियों से कहा कि 5% आप इसका रेट ले लें। मैं कहता हूँ 2016 के बाद 9 साल पे आप 10% भी ले ले, तब भी ये नहीं बनती जितनी आपने की है, तो तब भी 4.5 लाख रुपए तनख्वाह बनती है। तो फिर बेंचमार्क क्या था? जब आप कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की सैलरी पे बेंचमार्क होना चाहिए, सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कितनी कमी होनी चाहिए उसके लिए कोई बेंचमार्क होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा बेंचमार्क? मोहम्मद औरंगजेब साहब, शहजाद इकबाल साहब ने तो आप ही की कैलकुलेशन के मुताबिक आपको नंबर्स भेजे हैं, अब इसका जवाब दें कि अब क्या जवाब बनता है। इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। खैर, औरंगजेब साहब के लिए हमारा फोरम भी मौजूद है, कहीं और जवाब देना चाहे तो हम मुंतज़िर ज़रूर रहेंगे जवाब के। मज़हर अब्बास साहब, कराची में बड़ा एक इशू बना हुआ है और ख़ासकर रिसेंटली बल्दियाती निज़ाम के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के ऊपर सिंध हुकूमत की जानिब से। आपको लगता है ये जस्टिफाइड है जो तनकीद हो रही है? देखिए, बल्दियाती निज़ाम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हम ठीक है बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर करा देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल, इकनॉमिक पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जिस तरह होनी चाहिए नहीं हैं हमारे यहाँ। और ज़ाहिर है हर काम में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, जबकि लोकल गवर्नमेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बस खुद वो काम करें। वो लोकल गवर्नमेंट्स वाले कह रहे हैं, उनके तर्जुमान कह रहे हैं कि पंजाब में तो बल्दियाती सिस्टम ही नहीं है, हमारा काम देखें, हमारे मेयर की कारकर्दगी देखें, पंजाब से बहुत बेहतर है। क्या देख लें, आपके ख्याल में कैसी है? देख लेना आप। सर आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, हमें ग्राउंड पे रहते हैं ना, हर महीने तो यूनिवर्सिटी रोड में वाटर की लाइन फट जाती है। कोई अकाउंटेबिलिटी है इस चीज़ की? किसी को अकाउंटेबल ठहराया उन्होंने? ये जो हर दूसरे महीने वो हो जाती है, आप यहाँ की सड़कें देख लें, चंद एक सड़कों को छोड़ के कौन सी सड़क है जो ठीक है? ये तो लोगों से पूछ लेना, आप निकल जाएं। मैं तो रोज आप लोगों की आवाज़ बने, आप हमें बताएं। क्या मैं बता रहा हूँ ना आपको, नहीं है। देखिए नहीं है सिस्टम। असल में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, देखिए पंजाब में बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर है, वीक है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने तो बल्दियाती इलेक्शन अक्टूबर 2024 में होने थे, आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। उससे पहले पीटीआई ने इलेक्टेड मेयर्स को हटा के एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे। लेकिन गवर्नेंस के मामले में पंजाब की परफॉर्मेंस सिंध से बहुत बेहतर है। उसकी वजह क्या है आप देख लें, और बहुत सिंपल सा, वेडिंग्स को देख लें। आप खुद पंजाब में रहती हैं, आप बताएं रात 10 बजे के बाद से कोई शादी जो है कैरी ऑन हो सकती है रात 1 बजे तक? सज़ा होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है सबसे बड़ी बात। तो इन्फोर्समेंट जो है, चीज़ों की इन्फोर्समेंट जो है, ट्रैफिक रूल्स देख लें आप। बट सर एक ये भी फैक्ट है कि कराची लोगों के एतबार से भी और रकबे के एतबार से भी लाहौर से, पंजाब से बहुत बड़ा है। प्लान नहीं है ना कराची को। देखिए कराची, मैं बारहा ये बात करता हूँ कि वफाकी हुकूमत हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक, कराची को एज माशी हब जब आप कहते हैं तो माशी हब बना के दिखाएं ना कराची को। कराची के सड़कें स्मूथ होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट स्मूथ होनी चाहिए, फ्लो ऑफ ट्रैफिक होना चाहिए, सर्कुलर रेलवे होनी चाहिए, नज़र आए कि ये इकोनॉमिक हब है।
ये इकोनॉमिक हब नहीं नज़र आता, ये बेसिकली एक बड़ी कच्ची आबादी नज़र आती है जिसमें कुछ इलाके बहुत बेहतर हैं, कुछ इलाके बिल्कुल ख़राब हैं। ओवरऑल कराची की परफॉर्मेंस, इसलिए मेयर कराची में मौजूद है, मेयर से ख़ुद पूछ लें कि वो क्या एम्पावर हैं कि पूरे कराची के मेयर कहलाएं, नहीं है ना। ये मेयर ले लें, पिछला मेयर ले लें, तो कराची में जब तक आप एक प्रॉपर सर एक काम करते हैं ना, हम ये जो तर्जुमान हैं या फिर हम मेयर साहब को ऑफर भी कर देते हैं कि हमारा फोरम मौजूद है, आए, हम लोग यहीं बैठे हैं, आप आए, मवाजना कर लें, हम बल्कि एरियाज़ में जाकर भी इस तरह से प्रोग्राम प्लान करेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है और एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी पोजीशन सिक्योर है, अच्छी है, तो हम वो चीज़ दिखा देंगे, अगर नहीं है तो उसका भी दूध का दूध पानी का पानी। बट हमारे पास आज प्रोग्राम में टाइम ख़त्म हो गया है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।